तो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, ये हमारा टॉपिक चल रहा था और हमने उसमें कितना टॉर्क लगेगा ये पता लगाया था। और ये भी डिस्कशन हुआ था कि टॉर्क का डायरेक्शन कैसे होगा, वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के डायरेक्शंस पर, और उनके बीच रिलेशन भी निकाला था। तो वो जो रिलेशन था टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी वाला, ये रिलेशन ये हमने कैलकुलेट किया था, ये निकाला था रिलेशन हमने, ये डायरेक्शंस के बेसिस पर। जो डायग्राम था, डायग्राम में किस सेंस में रोटेशन हो रहा है, किस डायरेक्शन में एम और बी हैं, उसके बेसिस पर हमने निकाला था। तो अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और मैथमेटिकली इस रिलेशन को डिराइव करेंगे कि एम क्रॉस बी क्यों आया। ठीक है, तो अगर एक जनरल रोटेशनल पोजीशन देखें हमारे रेक्टेंगुलर लूप की, उस दिन जो हमने किया था उसमें रेक्टेंगुलर लूप था मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पर ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, लूप जो हमारा था वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था उसका एरिया, बट उसका जो एम वेक्टर था, एम वेक्टर वो ऐसे था, इस तरह से एम वेक्टर ऐसे था पेन के डायरेक्शन में एरिया के परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर एरिया है लूप का तो उसका एम वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा, ये डिस्कशन पिछले क्लास में किया गया था। तो ये वाली कंडीशन में हमने निकाला था कि इस साइड पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और इस वाली साइड में ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और ये लूप हमारा रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर पोजीशन था, स्पेसिफिक पोजीशन था ये वाला। लेकिन ये भी डिस्कशन हुआ था कि जैसे जैसे लूप घूमेगा तो एंगल चेंज होगा। एंगल चेंज होने से क्या होगा, कौन सा एंगल, एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। एम वेक्टर ऐसे था हमारा, एम वेक्टर ऐसे था और बी वेक्टर हॉरिजॉन्टल प्लेन में था। तो जब ये लूप रोटेट होगा तो एम वेक्टर भी इस तरह से घूमेगा। तो जैसे ये वाली कंडीशन है, इसमें एम वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, तो एंगल के बेसिस पर भी बोल सकते हैं कि टॉर्क चेंज होगा, और ऐसे भी बोला जा सकता है कि जो दो फोर्सेस हैं, जो कपल ऑफ फोर्स में दो फोर्सेस हैं, एक यहाँ पर नीचे की तरफ और एक यहाँ ऊपर की तरफ, तो जब ये रोटेट होगा हमारा रेक्टेंगुलर लूप, तो ये फिंगर्स को देखो, ये फोर्स के डायरेक्शन है। जैसे जैसे लूप रोटेट होगा इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चेंज होगा। देखो यहाँ पर थे ये फोर्सेस, जब लूप रोटेट होगा तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज होगा, तो दोनों फिंगर्स एक ही लाइन पर आ गए। ठीक है, तो जब दोनों फोर्स एक ही लाइन पर आ जाएंगे तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा और टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये फोर्सेस के बीच का लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से आता है, लाइन ऑफ एक्शन रोटेट होते हैं, तो इनके बीच का जो गैप है ये गैप चेंज होता है। ठीक है, इस गैप के चेंज होने से टॉर्क की वैल्यू चेंज हो जाती है। ये डिस्कशन पिछले क्लास में था। तो एक जनरल पोजीशन लेते हैं, ना ये वाला पोजीशन लेंगे और ना ही ये वाला पोजीशन लेंगे। ठीक है, इस पोजीशन में एम वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और इस पोजीशन में एम वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। हम दोनों ही नहीं लेंगे, कोई बीच वाला, कोई इंटरमीडिएट पोजीशन लेंगे। मान लो ऐसे हमने लिया, तो डायग्राम में तुम्हें जो है लूप का ये वाला साइड सिर्फ दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आया, ये लूप है ऐसे, बट इसको अगर इस तरह रखेंगे तो सिर्फ ये साइड तुमको दिखाई देगा। ठीक है, तो है तो ये लूप, लेकिन डायग्राम में बस ये एक लाइन जैसा दिखाई देगा। तो इसको हम इस तरह बना लेते हैं, ये हमारे रेक्टेंगुलर लूप का वही साइड है जो भी डिस्कशन में बताया गया। ये P इधर है, फिर यहाँ से करंट अंदर की तरफ गया, फिर बैक साइड में Q होगा, फिर इधर बैक साइड में R होगा, फिर इधर सामने वाली साइड में S होगा और यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है। यानी कि करंट का डायरेक्शन कैसे था, P से अंदर एंटर किया, फिर P से Q गया, फिर Q से R गया, ये P से Q गया, फिर Q से R गया, फिर R से S, ऐसे बाहर आया, फिर S से P इधर चला गया। यानी कि करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, वैसे यहाँ करंट का डायरेक्शन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये वो वाला साइड है जो अभी डिस्कशन में बताया गया, ये लूप का एक साइड दिखाई दे रहा है हमें। और मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसे था, मैग्नेटिक फील्ड जैसे था अभी भी वैसे ही रहेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है, पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसी मैग्नेटिक फील्ड में ये हमारा रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है। ठीक है, और एम वेक्टर कहाँ होगा,
एम वेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एम वेक्टर को समझो कहाँ होगा। तो पहले लूप हमारा ऐसे था, जब ये लूप रोटेट हो रहा है ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये एम वेक्टर है। तो अगर प्लेन के परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये जो सामने साइड दिखाई दे रही है इसके भी परपेंडिकुलर दिखाई देगा, ठीक है। ये यहाँ पर है नहीं वेक्टर, है तो यहाँ बीच में सरफेस के बीच में नॉर्मल है, बट अगर साइड से देखेंगे तो ये इस लाइन के भी परपेंडिकुलर दिखाई देगा। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। ये वाली लाइन डायग्राम में कहाँ दिख रही है? ये दिखाई दे रही है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर जो एम वेक्टर बनाएंगे ये हो जाएगा इस लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर m। तो इस सिचुएशन में m वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ सपोज अल्फ़ा एंगल बनाता है। ये जो यहाँ फार्मूला में आया था, टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखा था mb साइन अल्फ़ा, ये जो अल्फ़ा एंगल था वही है ये, ठीक है। यहाँ पे भी बोला गया था अल्फ़ा एंगल कौन सा होगा? एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर, वही अल्फ़ा एंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा बन गया डायग्राम। अब देखें ज़रा कि जो फोर्सेस लग रहे थे उनकी क्या सिचुएशन है। तो ये हमारा पी क्यू साइड था, पी क्यू साइड, क्यू दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो पी के पीछे की तरफ है। तो इस साइड में हमारा फोर्स किधर की तरफ था? नीचे की तरफ था। ये एक फोर्स था एफ पी क्यू। और ये वाली जो साइड है ये कौन सी साइड है? ये आर एस, एस दिखाई दे रहा है, आर किधर है? एस के पीछे की तरफ है। तो यहाँ जो फोर्स था वैसे ऊपर की तरफ था, एफ आर एस, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस के लाइंस ऑफ एक्शन कहाँ हैं? ये एफ आर एस का लाइन ऑफ एक्शन है, ये एफ पी क्यू का लाइन ऑफ एक्शन है। अब हमें अगर टॉर्क कैलकुलेट करना है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप ड्यू टू द कपल ऑफ फोर्सेस, ठीक है। इस कपल ऑफ फोर्सेस, ये दो फोर्सेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो कपल ऑफ फोर्स बन जाएगा। तो कपल ऑफ फोर्स से टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेम चीज़ है जो पिछले क्लास में डिस्कस हुआ था, वही बात है कि कोई एक फोर्स ले लो, कोई एक फोर्स, मतलब कितना फोर्स था? IBL। इतना क्यों आया? ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। IBL इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस। तो ये लाइन्स ऑफ एक्शन दोनों के दिख रहे हैं, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है दोनों के लाइन्स ऑफ एक्शन के बीच में, ये दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस पॉइंट को चलो O मान लेते हैं। तो OS जो डिस्टेंस है वही दोनों फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब OS को कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो अगर देखें कि अल्फ़ा एंगल किनके किनके बीच बन रहा है, अल्फ़ा एंगल है B वेक्टर और M वेक्टर के बीच एंगल है अल्फ़ा। तो इन दोनों के लाइंस के परपेंडिकुलर, ये जो B वेक्टर की लाइन है और ये M वेक्टर की लाइन है, इनके परपेंडिकुलर जो लाइंस होंगी उनके बीच में भी सेम एंगल होगा, ठीक है। तो B वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन है, OP लाइन है। और M वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? ये वाली PS जो लाइन दिखाई दे रही है वो M के परपेंडिकुलर है। तो फिर इस लाइन PS और PO इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये भी अल्फ़ा एंगल होगा, ठीक है। तो फ्रॉम ट्रायंगल SOP, ये जो ट्रायंगल बन रहा है SOP, इससे हम OS की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें एक एंगल भी पता है और ये PS भी पता है। ये PS एक्चुअली क्या चीज़ था? भले ही यहाँ पर लाइन दिखाई दे रहा है बट इनफैक्ट ये था क्या? ये था इस रेक्टेंगुलर लूप का क्या था? ये वाला साइड। इस साइड की लेंथ क्या थी? ये रेक्टेंगुलर लूप का ब्रेड्थ था, ठीक है। ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर लूप की ब्रेड्थ थी ये PS। तो इस ट्रायंगल SOP से अगर निकालें तो OS की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो OS की वैल्यू इस ट्रायंगल से आ जाएगी PS साइन अल्फ़ा, और PS की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। PS क्या था? ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप, तो ये हो गया B साइन अल्फ़ा। अब L और B को अगर एक साथ लिखें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑफ द लूप, तो ये हो जाएगा I इंटू B इंटू एरिया ऑफ द लूप इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो इतना टॉर्क एक्ट कर रहा है रेक्टेंगुलर लूप पर। ये हमने जनरल पोजीशन में निकाल लिया। जनरल पोजीशन मीन्स जब M वेक्टर B के साथ कोई एंगल अल्फ़ा बनाता है,
ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, वैसा तब दिखाई देगा जब हम आई बी ए को एम वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हमने डिफाइन किया था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हमने डिफाइन किया था क्या, m इज इक्वल टू आई ए बी लिखो या आई बी ए लिखो, एक ही बात है। अगर लूप में n नंबर ऑफ टर्न है तो इसका n टाइम्स हो जाएगा, n आई ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हमें करना है। अगर लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, इफ़ द लूप हैज़ n नंबर ऑफ टर्न्स, लूप में अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो टॉर्क हो जाएगा n आई ए बी साइन अल्फ़ा। और यही एन आई ए जो है, इसको b को अलग रखते हैं, एन आई ए को एक साथ लिखते हैं, एन आई ए ये हो जाएगा m, तो आ जाएगा m b साइन अल्फ़ा। ठीक है, और m b साइन अल्फ़ा को ही वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, अब m क्रॉस b किया है, b क्रॉस m क्यों नहीं किया, वो भी इसी डायग्राम से भी समझा जा सकता है। पिछले डायग्राम में भी हमने समझा था, और इस डायग्राम से भी इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो फोर्सेस है, कपल ऑफ फोर्स जो बन रहा है, इस डायग्राम में ऑब्वियसली पता चल रहा है कि ये लूप को किस डायरेक्शन में घुमाना चाहता है। ठीक है, ये फोर्स ऊपर, ये नीचे, तो हमारा लूप ऐसे घूमेगा, यानी कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो दैट रोटेशन जो हमें दिखाई दे रहा है, दैट रोटेशन मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद दिस मैथमेटिकल इक्वेशन। तो मैथमेटिकल इक्वेशन में अगर देखें तो लूप हमारा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज तभी जाएगा जब m वेक्टर से b वेक्टर की तरफ रोटेशन होगा। ठीक है, तो जिस वेक्टर से दूसरे वाली की तरफ रोटेशन होता है, यानी जहाँ से रोटेशन स्टार्ट हुआ उसको पहले लिखा जाता है, m पहले b बाद में, m क्रॉस b, तभी m से b की तरफ जाएगा। राइट हैंडेड सिस्टम यहाँ पर यूज़ हो रहा है, सभी जगह वही यूज़ होता है। देखो, m की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को रखा और b की तरफ मोड़ा, ठीक है, तभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और ये जो थंब है यही टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा। समझ आई बात? तो टॉर्क वेक्टर क्या होगा, m और b, b इधर है, m इधर है, दोनों के परपेंडिकुलर टॉर्क वेक्टर इधर आ जाएगा, और फिंगर्स हमारे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं। तो वो तभी होगा जब हम m क्रॉस b लिखेंगे। अगर b क्रॉस m लिख देंगे तो उल्टा हो जाएगा, बिकॉज b इधर है, m इधर है। b क्रॉस m लिखा तो देखो, पहले b की तरफ फिंगर्स को रखा और m नीचे की तरफ है, तो b क्रॉस m करोगे तो ऐसे जाएगा, जो कि है क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स किधर होगा, b क्रॉस m नहीं होगा, m क्रॉस b होगा। ठीक है, तो ये इस बात का जस्टिफिकेशन है कि हमने b क्रॉस m क्यों नहीं किया, m क्रॉस b ही क्यों किया। तो ये हमारा ख़त्म हो गया टॉपिक, टॉर्क एक्टिंग रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप, और इतना टॉर्क आ गया। अब यहाँ से थोड़ा और डिस्कशन कर सकते हैं कि वही, जब अल्फ़ा 0 होगा तो टॉर्क कितना होगा, अल्फ़ा 90 होगा तो टॉर्क कितना होगा, अल्फ़ा पाई होगा तो कितना होगा, वो आराम से किया जा सकता है। यहाँ अल्फ़ा की डिफरेंट वैल्यूज़ डालकर कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और की जा सकती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है B, उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है इस एक्सप्रेशन की हेल्प से। तो कैसे कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम टॉर्क कब एक्ट करेगा, इस एक्सप्रेशन को देखने से मालूम चल जा रहा है। फॉर मैक्सिमम टॉर्क, यानी कि टाउ मैक्सिमम, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब साइन अल्फ़ा मैक्सिमम होगा। और साइन अल्फ़ा मैक्सिमम कब होगा, जब अल्फ़ा पाई बाई 2 होगा। तो कितना आ जाएगा, आई ए को तो हम m लिख देंगे, या ये वाला यूज़ कर लो सीधा, एम बी साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा 90 हो गया, साइन अल्फ़ा 1 हो गया, तो मैक्सिमम टॉर्क होगा एम बी, और यहाँ से अगर b निकालेंगे तो वो आ जाएगा टाउ मैक्सिमम बाय m। तो अगर इसमें m की वैल्यू हो 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर कैसे आया, ये भी डिस्कशन हुआ था पिछले क्लास में।
तो अगर m हो 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर तो b कितना आ जाता है, b आ जाता है टाउ मैक्सिमम के बराबर। तो अब इसी बात को अगर वर्ड्स में कह देंगे तो ये b की डेफिनीशन हो जाएगी। क्या डेफिनीशन हो जाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन ए रीजन इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन ए लूप ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी बात को वर्ड्स में कह दिया तो बी का डेफिनीशन हो गया। क्लियर? तो ये बात हो गई। अब इसका एप्लीकेशन है कि जो रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप पर टॉर्क लग रहा है वो हमने पढ़ लिया, बट उसका एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ हमें काम आता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक, जिसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर इसका एप्लीकेशन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इन शॉर्ट MCG बोल सकते हैं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है कि क्या कॉन्सेप्ट, कि एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक टॉर्क लगेगा। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप लिया, या रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप लेने की बजाय ऐसा बोलो कि एक मैग्नेटिक फील्ड सेट किया, उसमें एक लूप रख दिया, फिर अब उस लूप में जब हम करंट पास कराएंगे तो उस लूप पर टॉर्क लगेगा और टॉर्क लगने से वो लूप रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पर हम इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं जिसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और डिस्कशन यहाँ पर होते रहेगा, थोड़ा पेशेंस रखना, सभी बातों का आंसर मिलेगा। एक इस तरह का मैग्नेटिक पोल लेते हैं और इधर दूसरा मैग्नेटिक पोल नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये पोल्स ऑर्डिनरी पोल्स नहीं है। जैसे मैग्नेट में तुमने देखा होगा ऐसे फ्लैट एंड्स होते हैं। ठीक है, ये मान लो एक मैग्नेट है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो ऐसे फ्लैट एंड्स होते हैं। तो हमने फ्लैट एंड वाला मैग्नेट यूज़ करने की बजाय इस तरह का मैग्नेट यूज़ किया है जिसमें पोल्स सर्कुलर हैं। ठीक है, सर्कुलर एंड्स हैं पोल्स में, ऐसे वाले हमने मैग्नेट यूज़ किए हैं। क्यों यूज़ किए हैं ये अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे डिस्कशन होते होते। तो इस तरह के दो मैग्नेटिक पोल्स लिए और यहाँ पर रखा जाएगा एक सिलेंडर रखेंगे यहाँ पर। देखो ये हमारा सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर जैसा दिख नहीं रहा है बट ये सिलेंडर है। कैसे सिलेंडर है ये सिलेंडर का हमें सर्कुलर एंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी सिलेंडर की जो एक्सिस है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब जो हमारा सिलेंडर है वो ऐसे रखा हुआ है, ये सिलेंडर का सर्कुलर एंड हमें दिखाई दे रहा है। सिलेंडर कहाँ है, ऐसे पीछे साइड में। ठीक है, यानी कि इधर हमारा पोल है एक मैग्नेटिक पोल साउथ वाला और इधर पोल है नॉर्थ वाला, और यहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ है। सिलेंडर की एक्सिस ऐसे है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक, तो ऐसे हमने रखा हुआ है सिलेंडर को। अगर मान लो ये हमारा सिलेंडर है, ऐसे ये सिलेंडर है। ठीक, इसको ऐसे रखा गया बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो तुम्हें खाली ये सर्कुलर एंड दिखाई देगा, ये वाला। इस तरह से सिलेंडर को रखा गया। अब इस सिलेंडर पर हम कॉइल बनाएंगे। कॉइल कैसे बनेगा ज़रा उस पर ध्यान दिया जाए। ये वाला हमारा सिलेंडर के लिए अच्छा काम करेगा। इस कॉपी को ले लेते हैं। ये हमारा सिलेंडर है। अब इस पर हमें रेक्टेंगुलर कॉइल बनाना है। ठीक है, तो सिलेंडर पर रेक्टेंगुलर कॉइल कैसे बनेगी। अगर इस तरह से तुमने वायर को लपेटा तो वो रेक्टेंगुलर कॉइल नहीं बनेगी, वो तो सर्कुलर कॉइल हो जाएगी। रेक्टेंगुलर कॉइल कैसे बनेगी, सिलेंडर में इस तरह से वायर लपेटा जाए ऐसे। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ऐसे सिलेंडर को पकड़ा और ऐसे वायर लपेटा गया इस तरह से। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल बन जाएगी। भले ही ऐसे लग रहा हो रेक्टेंगुलर कैसे बन जाएगी, बट बना के देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर वायर लपेटोगे तो ऐसे देखो सीधी लाइन गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई 90 डिग्री में, फिर ऐसे आई, तो रेक्टेंगुलर कॉइल बनेगी। अगर साइड से देखोगे तो रेक्टेंगुलर कॉइल ही दिखाई देगी। ठीक है, तो ऐसे हमने रेक्टेंगुलर कॉइल बना लिया और इस सिलेंडर पर उसको फिक्स कर दिया। तो साइड से देखने पर रेक्टेंगुलर कॉइल कैसे दिखेगी, हम थोड़ा उसको घुमा हुआ बनाते हैं पहले से ही। ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल का एक टर्न दिखाई दे रहा है, ये और एक टर्न है, ये और एक टर्न है। ठीक
ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसमें 3 ही टर्न बनाए, और भी हो सकते हैं। तो ये हमारा सिलेंडर हो गया, उसके ऊपर हमने कॉइल लगा दिया, ठीक। और क्या किया, इस सिलेंडर के यहाँ सेंटर से ऐसे एक पॉइंटर लगा दिया। पॉइंटर का मतलब समझते हो, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं कांटा, जो मीटर का कांटा होता है, ठीक है, वो यहाँ पे लगा दिया। ये पॉइंटर हो गया P, ठीक है। और पॉइंटर के साथ में लगा दिया एक स्केल, ये स्केल लगा दिया, और स्केल में यहाँ पर मार्किंग कर दिया, ठीक है। ये हमारा अरेंजमेंट रेडी हो गया। अब क्या होगा, जब इस कॉइल में, जो सिलेंडर के ऊपर कॉइल लगी हुई है, इसमें जब करंट पास करवाएंगे, इसमें मान लो हमने करंट पास करवाया, ठीक है। अभी डायरेक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि किधर है किधर नहीं है, जस्ट इमेजिन कि हमने इसमें करंट पास करवाया। तो इस कॉइल में जब करंट पास होगा, और ये ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब करंट कैरिंग कॉइल रखा होता है, तो ये अभी हमने पढ़ा था, उस पर लगता है टॉर्क। टॉर्क लगने से क्या होगा, ये कॉइल रोटेट होगा, और ये कॉइल क्योंकि इस सिलेंडर के साथ फिक्स है, तो जब कॉइल रोटेट होगा तो ये सिलेंडर भी रोटेट हो जाएगा, ठीक है। सिलेंडर का जो एक्सिस है, उसके अंदर से ऐसे एक स्क्रू डाल के उसको हिंज कर दिया गया है, तो सिलेंडर यहाँ रोटेट हो सकता है। तो जब करंट पास होगा कॉइल में, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगने से कॉइल रोटेट होगा, और साथ में सिलेंडर भी रोटेट हो जाएगा, और सिलेंडर से जुड़ा हुआ पॉइंटर भी इसके साथ ऐसे रोटेट हो जाएगा। यानी कि इस स्केल पर हमें कुछ ना कुछ रीडिंग दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी है कि यहाँ करंट पास कराया, टॉर्क लगा, सिलेंडर घूम गया, साथ में पॉइंटर भी घूम गया, लेकिन जब करंट ऑफ कर देंगे तो ये वापस कैसे आएगा। वापस लाने के लिए भी हमें कुछ मैकेनिज़्म चाहिए, तो वापस कैसे आएगा, एक बात तो ये है। दूसरी बात, यहाँ जो टॉर्क लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो कैसे पता चलेगा। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन है कि इस सिलेंडर के बैक साइड में एक स्प्रिंग लगा दिया जाए, ठीक है। कैसा स्प्रिंग, एक स्पाइरल स्प्रिंग। स्पाइरल स्प्रिंग कैसा होता है, ऑर्डिनरी स्प्रिंग जो है, लीनियर स्प्रिंग, वो ऐसे होता है, और स्पाइरल स्प्रिंग, इसका एक एंड यहाँ फिक्स कर सकते हैं, बाहर वाला भी कर सकते हैं, अंदर वाला भी, कोई भी एक एंड फिक्स कर दिया और फिर ऐसे बना दिया। दिस इज़ कॉल्ड स्पाइरल स्प्रिंग, ठीक है। तो अगर ये वाला एंड मान लो हमने फिक्स कर दिया यहाँ पर, अगर इसको फिक्स कर दिया और यहाँ पर, यहाँ इस एंड को रोटेट कराया, इसको रोटेट कराया, तो क्या होगा, यहाँ पर भी एक टॉर्क डेवलप होता है। जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं, अगर लीनियर स्प्रिंग है तो उसको खींचा जा सकता है, खींचने से स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होता है दैट इज़ -kx। इसमें x क्या होता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, और k क्या होता है, k को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये तो हुआ लीनियर स्प्रिंग के लिए, बट यहाँ पर लीनियर स्प्रिंग नहीं है, यहाँ पर है स्पाइरल स्प्रिंग, और यू कैन से टॉर्शनल स्प्रिंग। तो इसमें पहले भी कई बार डिस्कस हुआ है, 11वीं क्लास में भी पढ़ा है कि जब हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, जब ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसे मतलब एक्सटेंशन हो रहा है लाइन के लॉन्ग, तो हमें वहाँ फोर्स चाहिए। लेकिन अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो वहाँ हमें चाहिए टॉर्क। तो लीनियर स्प्रिंग के लिए तो रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू -kx लिखते हैं, बट जब स्पाइरल स्प्रिंग होगा, यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स नहीं, यहाँ पर लिखा जाएगा रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, जैसे यहाँ रीस्टोरिंग फोर्स है वैसे ही रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, टाउ इक्वल टू -c थीटा, इस तरह से लिखेंगे -c थीटा। अब ये -c थीटा का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर बोला कि अगर x एक्सटेंशन होगा तो फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और k वहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि अगर x ऐसे है तो फोर्स अंदर की तरफ होगा। स्प्रिंग में होता है ना, जब खींचते हैं बाहर की तरफ, तो स्प्रिंग में डेवलप्ड फोर्स अंदर की तरफ होते हैं, यानी उस एक्सटेंशन को अपोज करते हैं। सिमिलर चीज़ें यहाँ पर भी हैं। जब हम यहाँ पर, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है इसलिए x लिखा है, यहाँ पर होता है रोटेशन, ऐसे घुमाया जाता है, तो घुमाने से क्या चेंज होता है, घुमाने से एंगल चेंज होता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। जैसे यहाँ था लीनियर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर हो जाएगा c को बोलते हैं टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पर था स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पर c होगा टॉर्शनल
स्प्रिंग कांस्टेंट। और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि हम जिस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो टॉर्क उसके अपोजिट होगा। अगर हमने रोटेट किया क्लॉकवाइज तो टॉर्क जो स्प्रिंग में डेवलप्ड टॉर्क है वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसलिए माइनस साइन आया। तो ये सब डिस्कशन क्यों कि अगर ऐसा एक स्प्रिंग हम इसमें लगा दें, सिलेंडर के बैक साइड में लगा दें, ठीक है, ये वाला एंड सिलेंडर में फिक्स कर दें अंदर वाला, और ये वाला एंड जो हमारा गैल्वेनोमीटर होगा, इसका कुछ केसिंग होगा, इसका बॉडी होगा, उसमें फिक्स कर दें। ठीक है, तो क्या होगा, जब सिलेंडर रोटेट होगा तो साथ में ये वाला जो स्प्रिंग का एंड है ये भी रोटेट होगा। तो उससे क्या हो जाएगा, स्प्रिंग में रीस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इधर करंट को स्विच ऑफ करेंगे तो कॉइल पर लगने वाला टॉर्क तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग में जो टॉर्क है वो रोटेशन के अगेंस्ट था। यानी अगर कॉइल इधर घूमा तो स्प्रिंग में जो रोटेशन होगा उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, उधर की तरफ। तो जैसे ही करंट ऑफ करोगे इसमें कॉइल में लगने वाला टॉर्क ख़त्म हो जाएगा और स्प्रिंग वाला टॉर्क वापस उसको उधर ज़ीरो पोजीशन में लेकर के आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम तो हमारा ये हो गया कि इस कॉइल को वापस ज़ीरो पोजीशन में ले जाने के लिए ये स्प्रिंग ने काम किया। दूसरा काम है कि कितना टॉर्क यहाँ डेवलप हुआ करंट कैरिंग लूप में, उसका मेज़रमेंट भी इससे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि जब हमें कोई फोर्स का मेज़रमेंट करना है, मान लो कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग में कितना फोर्स लगा रहे हैं उसका मेज़रमेंट करना है, तो कैसे किया जाएगा, स्प्रिंग को एक एंड पर फिक्स कर देंगे और दूसरे एंड को हम खींचेंगे और साथ में लगा दें 1 मीटर, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना फोर्स लगाया। तो क्यों पता चला, क्योंकि हमने इस तरफ खींचा और स्प्रिंग का दूसरा एंड वॉल उसको पकड़ के रखा है, तो हमें पता चला कि कितना फोर्स लगाया। लेकिन जैसे ही हम फोर्स लगाएं और उधर से वॉल से स्प्रिंग बाहर निकल जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमने कितना फोर्स लगाया। हम फोर्स लगाएंगे और स्प्रिंग पूरा का पूरा हमारे साथ खींचा चला आएगा विदाउट एनी एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक अपोजिंग फोर्स हमें चाहिए हमारे लगाए गए फोर्स को मेज़र करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर यहाँ कितना टॉर्क लग रहा है उसको मेज़र करने के लिए एक अपोजिंग टॉर्क भी चाहिए। तो वो टॉर्क ये स्प्रिंग हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जब कॉइल में डेवलप्ड टॉर्क और स्प्रिंग में डेवलप्ड टॉर्क बराबर हो जाएंगे तो हमारा जो पॉइंटर है वो एक सर्टेन पोजीशन में रुक जाएगा। मान लो यहाँ पर रुक गया तो इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, टॉर्क डेवलप्ड इन द स्प्रिंग विल बी इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम। तो उससे हमें मालूम चल जाएगा कि यहाँ कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है। तो ये जो अभी सब डिस्कशन हुआ अब उसको यहाँ मैथमेटिकली डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन इक्विलिब्रियम टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कॉइल, टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग coil will be equal to restoring torque developed in the spiral spring। स्पाइरल स्प्रिंग में कितना टॉर्क डेवलप हुआ ये उसके बराबर हो जाएगा। तो फिर कॉइल में कितना टॉर्क डेवलप हुआ, कॉइल में टॉर्क डेवलप हुआ अभी जो हम लोग पढ़े थे वो था mb साइन अल्फ़ा, और स्पाइरल स्प्रिंग में जो टॉर्क डेवलप हुआ वो हुआ c थीटा। माइनस साइन हमने नहीं लगाया है क्योंकि माइनस साइन बस ये बताने के लिए था कि रिस्टोरिंग टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ हमने बोथ साइड में लिख रखा है मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसलिए माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डायरेक्शन के लिए था और हमने यहाँ डायरेक्शन डिस्कस नहीं किया, ओनली मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई कि ये जो सर्कुलर एंड्स वाले पोल्स लिए थे उससे क्या फ़ायदा होगा। तो देखो, ये सर्कुलर एंड्स लेने की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरह का होगा। इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगा, ऐसे आएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा ही लूप के प्लेन के पैरेलल रहेगा। तो लूप के प्लेन के पैरेलल रहेगा यानी कि जो m वेक्टर है उसके हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ डायग्राम में क्लियरली नहीं दिखा सकते हम, ठीक है, बट प्रैक्टिकली ऐसा होगा। इस तरह से सेट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को
कि अल्फ़ा हमेशा 90 रहे, यानी कि m वेक्टर हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहे, तो उससे फ़ायदा होगा कि यहाँ हमेशा ही मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा, यानी अल्फ़ा जब होगा π/2 तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा 1, और टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो हमेशा मैक्सिमम होगा। और अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है, mb होता है। तो यहाँ जो टॉर्क होगा वो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, mb। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। m को लिख लेते हैं NIA इंटू बी इक्वल टू सी थीटा, और यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालें, करंट की वैल्यू, तो आ जाएगी C/NAB इंटू थीटा। इस तरह से हमने नोइंगली लिखा है, क्यों लिखा है अभी समझ में आने वाला है। I इक्वल टू C/NAB इंटू थीटा ऐसे इसलिए लिखा है कि ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी लिखी हुई है C/NAB, ज़रा इस पर ध्यान दो। C क्या चीज़ है, टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट, जो सिलेंडर में बैक साइड में स्प्रिंग लगाया गया है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो जो स्प्रिंग है उसके प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और n है नंबर ऑफ टर्न इन दिस रेक्टेंगुलर कॉइल, ये जो है कॉइल बना हुआ है सिलेंडर पर उसमें नंबर ऑफ टर्न है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल है, और b इन मैग्नेटिक पोल्स की पोल स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, दिस पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट। तो क्या बचा, थीटा, I प्रोपोर्शनल टू थीटा यहाँ से आ गया, I प्रोपोर्शनल टू थीटा। और थीटा क्या चीज़ था, थीटा था कि हमारा जो स्प्रिंग है, सॉरी स्प्रिंग नहीं, ये कॉइल हमारा कितना एंगल से रोटेट हुआ, तो कॉइल जितना एंगल से रोटेट होगा तो ये जो पॉइंटर हमारा लगा हुआ है ये भी उतने ही एंगल से रोटेट हो जाएगा, थीटा। इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन निकला है I प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये आना ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था, क्योंकि ये एक्सप्रेशन बताता है कि I और थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, यानी जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी थीटा उतना ही ज़्यादा होगा। और यही हमारा पर्पस भी था कि जितनी ज़्यादा करंट फ्लो हो उतना ही ज़्यादा यहाँ डिफ्लेक्शन दिखाई दे, तभी तो सही मेज़रमेंट हो पाएगा। कि ज़्यादा करंट फ्लो हुई, मान लो 1 एम्पियर करंट फ्लो हुई तो 10 डिग्री रोटेट हुआ, 2 एम्पियर करंट फ्लो हुई तो कितना रोटेट होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। अगर 1 एम्पियर करंट में 10 डिग्री हुआ पॉइंटर का डिस्प्लेसमेंट, तो 2 एम्पियर करंट में कितना होना चाहिए, 20 डिग्री, 3 एम्पियर में कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। तो तभी हमें सही मेज़रमेंट पता चलेगा, और हमें यहाँ मालूम चल जाएगा कि अगर 10 डिग्री हुआ तो हमने यहाँ लिख दिया 1 एम्पियर, फिर 20 डिग्री हुआ तो यहाँ लिख दिया 2 एम्पियर, फिर 30 डिग्री हुआ तो लिख दिया 3 एम्पियर। तो इस तरह से फिर यहाँ पे मार्किंग बना दी जाएगी और पता चल जाएगा कि कितनी करंट पर पॉइंटर हमारा किस जगह में पहुँचेगा। तो इस तरह से बन गया हमारा मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, और इसमें जो डिफ्लेक्शन दिखाई देगा वो यहाँ कितनी करंट पास हो रही कॉयल में उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर जो बन गया है इसको 2 तरह से यूज़ किया जा सकता है, एज एन एमीटर और एज अ वोल्ट मीटर। तो वो किस तरह से होगा ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।